यहाँ पर हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह भी हैं। दर्शन जी, आपने कहा था कि हमें एक डिप्लोमेटिक स्टेप भी लेना होगा। जिस तरीके से अरुण जेटली ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड स्टेट का दर्जा जो है पाकिस्तान से वापस ले लिया जाएगा, इस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा। क्या इन सब से सिर्फ भारत का ये स्टेप जो है काफी होगा? जबकि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड आतंकवाद का जो नजरिया है आतंकवाद को लेकर, वही अपने आप में क्लियर नहीं है। देखिए, पहले तो सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो हमने दे रखा है तो वो देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने नहीं दिया तो हम उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना बेफिजूल है, क्योंकि वो कभी भी हमारी शांति वार्ता को रेसिप्रोकेट नहीं करते। हमने सीज फायर डिक्लेयर किया रमजान में, उन्होंने वो भी तोड़ा। तो पाकिस्तान किसी भी कमिटमेंट पे कभी रुकता नहीं है और ना कभी रेसिप्रोकेट करता है। इमरान खान जी जो मर्जी बोलते रहें, पर उनके पीछे जो जुबान है, जो कार्यशाली है, वो सारी सेना की होती है। तो इसलिए ये चीजें वहाँ बस चलाना और ये चलाना बेफिजूल है। वो जब तक कोई बातचीत से माहौल नहीं है उस चीज का, तो क्या फायदा है ऐसी डिप्लोमेसी का जिससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। इंटरनेशनल फोरम पे वो फर्जी फोटोज देके हमें बदनाम करता है और उसके बाद वो एक्सपोज हो जाता है। जो फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स है फंडिंग की, उसने भी उनको पकड़ लिया कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आया वो टेररिज्म में डाइवर्ट कर दिया। तो हर जगह से पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, तो हम उसको कैसे गले लगाएं जब वो हमारे जवानों के साथ ये कर रहा है, उनके सिर काट के भेजता है। बॉर्डर एक्शन टीम अंदर आती है और इस तरह से हमले आतंकवादियों से देश के अंदर करवाए जाते हैं। तो हम किस तरह की डिप्लोमेसी करना चाहते हैं उनसे? जी कर्नल साहब, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर मोदी साहब ने बोला है कि बहुत हो चुका है, अब उन्होंने पूरी छूट सेना को दे दी है। अब सेना की तरफ से क्या कुछ स्टेप लिया जा सकता है? किस तरीके से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी? देखिए, ये तो हम बार बार कहते हैं कि सेना को छूट दे दी गई है, सेना को छूट दे दी गई है। दूसरी तरफ सेना के ऊपर में एफआईआर दर्ज हो जाती है छोटी छोटी चीजों के लिए, इंडिविजुअल केसेस में भुगतना पड़ता है। एक मेजर साहब के ऑफिस फादर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर क्वेश्चन करने के लिए, जो मेजर पे बाय नेम हो गई थी। तो कहने की बात है कि सेना को छूट दी गई है और वहां पे क्या है कि हर छोटी मोटी बात पे जब वहां पे सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी और जिनमें मोदी साहब की पार्टी भी साथ में पार्टनर थी, तो सेना के ऊपर में एफआईआर हो रही थी। तो जब ऐसा मनोबल गिराने वाली बातें होंगी तो सेना को क्या छूट मिलेगी वहां पे? तो छूट वाकई जो लोकल कमांडर्स को होनी चाहिए, मौके के हिसाब से हथियार को यूज करने की, और वहां पे जो भी रिएक्शन इमीडिएटली करना है वो करना चाहिए एक तरफ। दूसरी तरफ जो लीडर है वो लगातार बयान दे देती है वहां पे। अभी जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है, एक्स प्राइम चीफ मिनिस्टर है वहां की, वो मिलिटेंटों के घर जाती हैं और उनको वहां के बेटे बताती हैं। अगर लीडर लोग जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन पे रहे हैं और सेना को फ्री हैंड कैसे लेने देंगे? वो कभी नहीं देने देंगे। और सबसे ज्यादा तो साउथ कश्मीर है जहाँ की वो खुद है, जहाँ से उनकी पार्टी मेजोरिटी में है। दूसरी तरफ आप सेना के जवान वो देखिए जो जिन पे आज ठीक है गलती निकाल सकते हैं कि रोड ओपनिंग पार्टी से गलती हुई। रोड ओपनिंग पार्टी की मैं ड्रिल आपको बताता हूँ। वो जवान अपनी बैरक से सुबह तैयार होकर बूट पहन के अम्यूनिशन लेके राइफल लेके 5:30-6 बजे निकल जाता है। वो पैक लंच लेके जाता है, पैक ब्रेकफास्ट लेके जाता है, सारा दिन वो पोस्ट पे रहता है और रात को जब 6 बजे वाइंडिंग अप होती है तो रात को 7-8 बजे आके वो बैरक में खाना खाता है और ये रूटीन होता है उसका पूरे 30 दिन। तो इस चीज में इतना प्रेशर होता है उन लोगों के ऊपर, हजारों गाड़ियां वहां से जाती हैं, मेन हाईवे है। तो छोटी मोटी चूक जो हो सकती है कि कोई एक गाड़ी मिस हो गई हो, तो सुसाइडल बॉम्बर जो होता है वो खुद मरने के लिए तैयार होता है, और जो आदमी खुद मरने के लिए तैयार होता है वो कुछ ना कुछ डैमेज कर जाता है। हाँ, अगर हम अलर्ट होंगे, हमारी सिक्योरिटी ड्रिल टाइट होगी, हम उसको रोकेंगे। जैसा कि बंटवारा गेट जो श्रीनगर कंटोनमेंट का गेट है, मेरे टाइम में 2 बार रोका गया अटैक, तो हम उस डैमेज को मिनिमम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर ड्रिल हमारी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, रोड ओपनिंग पार्टी के कॉन्वॉय ड्रिल फॉलो करेंगे, तो हम ऐसे हमलों को जो उनकी तादाद भी कम कर पाएंगे और डैमेज भी कम कर पाएंगे। मैं ये सवाल जानना चाहूंगी यहाँ पर, अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने साफ साफ कहा दर्शन सिंह जी कि इसमें पाकिस्तान का खुद का कोई रोल नहीं है, उसने अपने आप को दरकिनार कर लिया है। उनका ये कहना है कि लोकल आतंकवादी था, इसमें पाकिस्तान का कहीं से कोई रोल नहीं। अगर हम बात करते हैं पहले, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ही समय पहले, आपको याद होगा कि एक हमला अमृतसर में हुआ था जहां पर यहाँ पर एक
धार्मिक काम चल रहा था, समागम चल रहा था और उस दौरान जो है वहां पर हमला किया गया था, एक ग्रेनेड मिला था जिस पर पाकिस्तान की स्टैंप लगी थी। उसके बाद पाकिस्तान का आज ये कहना है कि उसका इसमें कोई रोल नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे एविडेंस अभी और भी मिलेंगे, अभी तो इनिशियल एविडेंस है जी। हाँ, जो लोकल सपोर्ट के बिना हमले नहीं होते, इसलिए वो लोकल जो यूथ का कोई ऐसा आदमी उन्होंने तैयार किया है जो आगे उसको अंजाम दे रहा था। पर जो बाकी एक्सप्लोजिव, क्या कश्मीर में इतना एक्सप्लोजिव कहाँ से आया? ये सब बॉर्डर के अक्रॉस आ रहा है और वही लोग तो उसको भेज रहे हैं वहां से। उन्हीं के आका वहां बैठे, अभी जब कॉल डिटेल जब उनके इंटरसेप्ट निकले, अगर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है तो जैशे मोहम्मद जैसे संगठन वहां बैठे इसकी जिम्मेवारी क्यों ले रहे हैं? वो इसमें क्यों लगातार पूरा जो उनका टेरर ब्रिगेड है ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है और इसकी वीडियो शेयर कर रहा है? क्योंकि वहां पे सब एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। ये एक दिखाने का तरीका और है, एक फेस दूसरा दिखाया जा रहा है और किया और जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी बदनामी हो चुकी है कि टेररिस्ट का जब भी लिंक निकलता है पाकिस्तान से निकलता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या यूएसए हो, तो लिंक पाकिस्तान में ही जाके खत्म होता है। तो इसलिए कोशिश करी जा रही है कि चेहरा जो हो लोकल हो और उनके जो बाकी पीछे हैं जो बड़े आतंकवादी हैं, जो उनके हैंडलर हैं, वो पाकिस्तानी हो। ऐसा ही 9/11 में हुआ था, हैंडलर वहां से होते हैं, डायरेक्शंस वहां से आती हैं, प्लान वहां से आते हैं। हाँ, लोकल लोगों को सिर्फ चेहरा बना के आगे किया जाता है। जी साहब, आप कितने सहमत है इस बात से? देखिए, एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट से हम इसे लोकल एक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक आदमी का काम है ही नहीं। जी। दूसरा, अभी फॉरेंसिक जांच और जहां पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह होनी है, बहुत सारे क्लूज वहां से निकल के आएंगे। हाँ, उसमें बहुत सारी बातें हमें पीछे हैंडलर कौन है, कैसे ये केस हुआ, सब पता लगेगा। तीसरा, जैशे मोहम्मद ने एक अपना प्लान जरूर चेंज किया है। अभी उनका टारगेट है लोकल लोगों को रिक्रूट करना, खासकर पढ़े लिखे लोगों को रिक्रूट करना। इसके लिए वो खासकर उन छात्रों को टारगेट कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं। पंजाब में जो मूसा नाम का आतंकवादी आया था, पठानकोट में अटैक हुआ, उनका भी ये टारगेट था। यहीं की एक यूनिवर्सिटी में उन स्टूडेंटों को इन्वॉल्व किया जो यहाँ पढ़ रहे थे। तो इसलिए बहुत कोशिश करते हैं वो कि लोकल को इन्वॉल्व किया जाए और यूथ को लाने की अभी एक उनकी पॉलिसी है, क्योंकि बाकी अभी फेल हो गया है। तो खासकर बहुत यंग लड़के, 16-18 साल के लड़के जो हैं, जिनको अभी समझ भी नहीं है कि जिंदगी है क्या, वो उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उनको धर्म के नाम पे जल्दी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिहाद के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो उनको लाने की ज्यादा कोशिश अभी जैशे मोहम्मद की हो रही है, जिसपे हमें जरूर कुछ ना कुछ सेफगार्ड लगाने पड़ेंगे। ढिल्लो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। ढिल्लो जी, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल, आपकी आवाज सुन रही है मुझे। जी हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, धारा 370 एक विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है, क्या आतंकवाद से लड़ने में ये एक बहुत बड़ा हर्डल है? बिल्कुल हर्डल है जी। देखो, बीजेपी ने तो प्रॉमिस भी किया था हम इसे तोड़ेंगे, पर वो जब कोलिशन की गवर्नमेंट बन गई तो उस पे वो उन्होंने बात करनी ही बंद कर दी। देखिए, ये पहले एक दिए थे जब वो स्टेट बनी थी, 370 के साथ एक जो 35A की भी और धारा है कि जो वहाँ का सिटीजनशिप वाला मसला है, वो भी जब कोई लड़की वहां से बाहर शादी कर लेती थी, उसके स्टेट सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, बाहर से करके लाते हैं तो उनके बन जाते हैं। वहां पे ये जब एक नेशन है तो एक लॉ क्यों नहीं है? आज हम एक लॉ की बात करते हैं, एक कानून होना चाहिए। तो जब बाकी स्टेट्स के लिए जो लॉ है तो वो यहाँ के लिए भी लॉ होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस उनको किसी डेवलपमेंट के लिए दिया जा सकता है, ना कि ऐसा अधिकार। बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? क्या भारत का अंग नहीं है वो? क्यों हम उसको नहीं मानते? क्यों हम आज भी जो अमन सेतु से जो जाते हैं वो पाकिस्तान जाते हैं, हम वो बिना पासपोर्ट के कैसे वर्क परमिट पे कैसे चले जाते हैं? क्यों हम प्रॉपर एक कंट्री, एक रूल, एक लॉ क्यों नहीं मानते हैं? पॉलिटिकल विल लैकिंग है, बिल्कुल लैकिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी हम पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, इलेक्शन से पहले प्रॉमिसेस हर पार्टी के और होते हैं, इलेक्शन के बाद और होते हैं, और एक बार जब सरकार से बाहर हो जाते हैं तो फिर प्रॉमिसेस और होते हैं। तो एक कंटिन्यूटी इन पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2-3 सरकारें रही हैं, जो भी सेंटर में सरकार होती है उनके सहयोग से वो सरकार बना लेते हैं और एक ब्लैकमेलर की तरह वहां से फंड ऐंठने में
सारी चीजें, सारी सहूलतें लेने में उसको यूज किया जाता है, और वहां के हालात पे जो है बिल्कुल गौर नहीं किया जाता। वहां की जनता सफर करती है, देश की आर्मी सफर करती है, थोड़े दिन हल्ला गुल्ला होता है। यही चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2001 में किलोमीटर 213 में बीएसएफ की बस उड़ाई, 24 लोग मारे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इतना हल्ला गुल्ला किया और आज हम फिर बैक टू स्क्वायर वन है, क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं और हम उसमें हमारी जो पॉलिटिकल सोच रह जाती है, निंदा, घोर निंदा और कड़ी निंदा, इन्हीं शब्दों पे रह जाते हैं। कंक्रीट एक्शन होता नहीं है, फौज को हम कुछ करने नहीं देते और हाथ बांध के रखते हैं। जब भी कोई चीज वहां पे होती है तो उसकी हम इंक्वायरी करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, और हम ये बड़े प्राउडली स्टेजों पे कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में फौज ने पहली बार माफी मांगी। तो जब हम फौज को काम करने दीजिए, उनको करने दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने दीजिए जो करना है, और प्लीज आप इन सर्जिकल स्ट्राइकों को पॉलिटिकल स्टेजों में ना ले जाइए, वहां मत ले जाइए और वहां मत बोलिए, उसका पॉलिटिकल फायदा उठाना बंद करें। क्योंकि जब आप पूरे ऑपरेशन की एक एक डिटेल पॉलिटिकल स्टेजों पे बताते हो, कैमरों में बताते हो, स्टूडियोज में बताते हो, तो अगला ऑपरेशन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगला ऑपरेशन करने वाले की जिंदगी आप रिस्क में डाल रहे हो, जो अपनी रिस्क करेगा। ना तो ये पहला सर्जिकल ऑपरेशन था, ना ही लास्ट होगा। तो सेना को अपना काम करने दीजिए और उसको पॉलिटिक्स से दूर रखिए, क्योंकि जब आप उनकी छोटी छोटी चीज को, जीत को तो आप बड़ी मानते हो, अपनी सफलता मानते हो, तो जब ऐसा एक्शन होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी भी तो आप लीजिए ना। जी नदीम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं भाई साहब की बात को बागौर सुन रहा था और मैं खुद भी यही कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर ढिल्लो जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, अब तो लड़ाई हो ही जाए, ये पूरे देश के अंदर गुस्सा है। क्या युद्ध हो सकता है? अगर होगा तो क्या सिनेरियो रहेगा और किन सिनेरियो के अंदर इस युद्ध को टाला जा सकता है? देखिए, हालात युद्ध वाले नहीं है। कंट्री में जो भी ऐसे विचारों से एकदम कि हम युद्ध कर लेंगे, युद्ध के लिए प्रेपरेशन चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, और एक लंबे समय से ट्रेनिंग और रिहर्सल जो है उसके लिए सारी प्रेपरेशन करनी। तो युद्ध का ना तो माहौल है, ना कोई युद्ध की आशंका, तो युद्ध वाली बात हमें मन से निकाल देनी चाहिए। ये एक टेररिज्म की बात है जिसको हम बखूबी हैंडल कर सकते हैं अगर हमारे पास पॉलिटिकल विल हो। देखिए, दो बातें साथ साथ, अमन की आशा और अमन के गीत जो गाने हैं, सरहदों पे जाके मोमबत्तियां जलानी है वो, और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता। अब बड़े दुख की बात है कि कई बार हमारी आर्मी की जो कैजुअलिटीज आती हैं, बॉडीज जा रही हैं, और साथ में उसको ओवरटेक करती हुई एक पाकिस्तान की बस जा रही है जिसको पंजाब की पुलिस की जिप्सी आगे पीछे स्कॉट दे रही है, उसके बाद हरियाणा की दे रही है, दिल्ली की दे रही है, 10 सवारियां नहीं होती उसमें। उनको हम स्कॉट दे के किस लिए वो बस चला रहे हैं? हम किन लोगों को खुश कर रहे हैं? किसको दिखाना है हमने? 10 से ज्यादा उसमें पैसेंजर नहीं होते एवरेज देखिए, और कितना उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, रास्ते रोके जाते हैं, तू तू करके सारा जो उसके आगे पीछे अमृतसर से लेकर दिल्ली तक सिक्योरिटी, वापस सिक्योरिटी, ये हम किस का दिखावा कर रहे हैं? क्या हमें रेसिप्रोकेट वहां से कर रहे हैं? आना है जिसने खुद पासपोर्ट ले और खुद दिल्ली आए, अपना वीजा ले, अपना जहां मर्जी जाए, हम उनको क्यों इतना भाव दे रहे हैं कि आइए हम आपको पूरी स्कॉट देते हैं, वो देते हैं, जबकि हमारे जवानों के साथ क्या हो रहा है? हमारे जो वहां जाते हैं, वहां से जथे जाते हैं पंजाब से, उनके साथ हमारे जो वहां पे कमिश्नर है, काउंसलर है, उनको मिलने तक नहीं दिया जाता। उनको आइसोलेट करके वहां पे जो खालिस्तानी पक्ष लोग हैं उनको मिलाया जाता है, वहां पे पोस्टर बांटे जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करिए। तो क्या हमें ये नजर नहीं आता? हमें भी देखना चाहिए कि जब हमारे लोग वहां धार्मिक जते जाते हैं तो क्या उन्हें वो धार्मिक रहने दिया जाता है? उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी जाती है, और हम उनको रेड कारपेट बिछाते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। किस लिए? क्या ट्रेड कर रहे हैं हम उनसे? हम क्या वो दूसरों से किसी से खरीद नहीं कर सकते? और बदले में पाकिस्तान क्या ट्रेड कर रहा है हमसे? क्या कभी पाकिस्तान ने कंसिडर भी किया भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा देने के लिए? फिर हम क्यों लोग दिखावे में पड़े हैं? एक फेस पॉलिटिकली हम सॉफ्ट स्टेट का दिखाना चाहते हैं, हमें वो बंद करना होगा, पॉलिटिकल बिल दिखानी होगी, आर्मी को काम करने देना होगा और उनको अपनी स्टाइल से करने देना होगा। अभी आप देखिए, कश्मीर में 8000 पत्थरबाजों के केस विड्रॉ कर लिए महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट ने। अगर केस विड्रॉ करेंगे तो अब उनका हौसले और बढ़ेंगे और लोग आएंगे। ये कौन सा कंट्री है जिसमें अपनी आर्मी के ऊपर पत्थर मारने वालों को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है?
और आर्मी घबराती है, उनके ऊपर वापस फायर करने का हुक्म नहीं है, क्योंकि फायर करने से अगर कोई मारा गया तो वापस आर्मी के ऊपर केस हो जाता है, एफआईआर हो जाती है। कौन सा कंट्री ये परमिट करता है, कौन सी आर्मी ये परमिट करती है? तो एक सॉफ्ट स्टेट का मुखौटा उतारना होगा और स्ट्रिक्ट हमें अपना एक चेहरा दिखाना होगा कि अगर ऐसी हिमाकत होती है तो जवाब मिलेगा, और वो जवाब हम जो देंगे, जो हमारी सेना देगी, उसको पॉलिटिकल स्टेजों पे डिस्कशन बंद करनी होगी, टीवी स्टूडियो में डिस्कशन बंद करनी होगी कि सेना ने क्या जवाब दिया, ताकि जब जब जरूरत पड़े सेना जवाब देते रहे और सेना को इस तरह टारगेट भी ना कर सके, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, अगले ऑपरेशन करने मुश्किल ना हो। जी